हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पिछली वाली वीडियो में हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था और जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसे इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ने मज़ा आएगा। मतलब ये वाला टॉपिक तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखी तब भी कोई बात नहीं, अगर देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो वाली वीडियो देख लोगे तो ये वाला टॉपिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ हम सबसे इसकी दो एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। बेसिकली ये स्कूल में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। अब नहीं कराया जा नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, और किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिकली जो एप्लीकेशन है इसमें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं किसका, किसी अननोन सेल का। क्या निकालते हैं? किसी अननोन सेल का हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं। किसकी हेल्प से? एक नोन सेल की हेल्प से। मतलब तुम दो सेल लेते हैं हम, एक सेल का तुम्हें ईएमएफ पता होना चाहिए और एक का अननोन होता है, उसकी नोन की हेल्प से तुम एक अननोन निकालते हैं। आखिरकार कैसे निकालते हैं हम सब बताएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन कुछ बातें यहाँ याद रखनी है। वो याद रखनी है कि आखिरकार तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता है वोल्टेज अपॉन एल। धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझ में आएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन इसके पहले के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जो कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करते हैं, चलो अब शुरू करते हैं पढ़ना। देखो जैसा जैसा जो मैं बताता हूँ जो उस बात को बिल्कुल फॉलो करते जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। देखो बेसिकली हमने बनाया यहाँ एक क्या बैटरी ली। फिर हमने लिया यहाँ तक एक टर्मिनल, और फिर हमने लगाया इससे पोटेंशियोमीटर का वायर। किताबों में कैसे बना होता है उससे अपन को मतलब नहीं। किताबों में बेसिकली इस तरीके से बना होता है कि ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, वो सब एक ही है। और फिर यहाँ एक बैटरी, यहाँ से एक बैटरी लगी होती है, और फिर यहाँ एक रेजिस्टर लगा रहता है, फिर ऐसे लगा रहता है। तो मैंने इसी चीज़ को घुमा के, जो तुम ऐसे देखोगे ना इसको, ऐसे को मैंने उसको घुमा के ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अपन ने यहाँ लगा दिया, पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। यहाँ से अपन ने उसका वायर निकाला, और यहाँ लगाया हमने क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब अगर तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते तो रेजिस्टेट की हेल्प से तुम चेंज कर सकते हो। जिसे बेसिकली RS से हम डिनोट करते हैं। यहाँ बेसिकली की मतलब एक स्विच रहता है, उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। एक प्रैक्टिकल है, ए है। तो मैंने कोई बैटरी लगा दी है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ई है। अब देखो कहानी करना शुरू करते हैं हम कुछ इस तरीके से। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है कितने की, 10 वोल्ट की, और जो हम वायर ले रहे हैं ये मान के चलते हैं कि 100 सेंटीमीटर। क्या ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। देखो फिर हम एक काम करते हैं, वो काम इस बात का याद रखना कि जैसे हम लेते हैं यहाँ पे एक टर्मिनल लगाते हैं, और हम यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हम यहाँ लगाते एक बैटरी, यहाँ ऐसे और ऐसे, और ये होता है RH बॉक्स। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। और इससे कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर। बताएंगे इसकी भी तुम लोग इसी क्लास में पूरी फंक्शनिंग पढ़ोगे। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट के डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। जब करंट फ्लो नहीं होता तो वो नल पॉइंट, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नल पॉइंट शो होने लगता है। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास ये इस तरीके से रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो नहीं हो। अगर लार्ज करंट ऑफ इसमें से फ्लो हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ से इससे रहती एक जॉकी अटैच। जॉकी मतलब एक प्रकार का स्लाइडर होता है।
क्या होता है, स्लाइडर होता है। जैसे देखो हम मान के चलते हैं कि ये 10 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है। एक चीज़ याद रखना कि इस वाली की वैल्यू इससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो अपन ने इस तरीके से कहानी बना ली है। ये 10 मान के चलते हैं, तो ये मान लिया अपन ने कितनी, ये मान लिया अपन ने 3। कितनी मान ली, 3 मान ली है। इसकी वैल्यू अपने पास नोन है। अब तुम के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो के इक्वल टू क्या, तो बी इक्वल टू के एल होता है कि नहीं। तो के की वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एल। तो 10 अपॉन 100, तो वैल्यू आएगी 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या आएगी, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो मान लो तुमने ऐसे स्लाइडर्स को लाया और यहाँ कहीं तुमने रखा, यहाँ आ गई, ये लेंथ है L1। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। कितना निकालना है, L1। तुम इस सब की हेल्प से L1 की वैल्यू पता लगा सकते हो। दो कैसे पता लगा सकते हो, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो L1 है, इस समय इतने वायर का पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है। इसका मतलब है कि इसको A बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं B। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ AB इज इक्वल टू 3। क्योंकि आखिरकार देखो करंट तब फ्लो नहीं होता है जब पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों पॉइंट पे। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है। सिंपल सी बात है कि जब पोटेंशियल बराबर होता है तब करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि देखो बेसिकली ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इक्वल टू क्या होगा, के L1। और बी ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, इस ई के बराबर। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम L1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 1 अपॉन के 3 अपॉन 0.1। L1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। इसका मतलब ये है कि 30 सेंटीमीटर पे एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा। समझे कि नहीं। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का है उतना ही पोटेंशियल ए भी है। घबराओ नहीं, आसान समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये रही पहली इक्वेशन। क्या रही है, ये रही है पहली इक्वेशन। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह लगाते हैं कोई अननोन बैटरी। क्या लगाते हैं, इसकी जगह लगाते हैं कोई अननोन बैटरी जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। क्या नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं है पता। और हम देखते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन कुछ यहाँ जाके हो जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है L2। तो तुम कैसे लिखोगे कि E2 इक्वल टू के L2। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। घबरा नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में पोटेंशियोमीटर, तो पहली बार में तो यकीन मान लो कि बहुत कम समझ में आता है। दूसरी बार देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कंसंट्रेट करो। ये आ गया है तो देखो के इक्वल टू L1 और यहाँ से के इक्वल टू L2। अब तुम देखोगे कि दोनों इक्वेशन में के की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। जहाँ जो के की वैल्यू है वही के की वैल्यू है। तो ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन एक दूसरे के बराबर कर दो। तो L1 इक्वल टू L2। बेसिकली हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेकंड बैटरी निकालना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 1 अपॉन L1 इंटू L2। कोई दिक्कत, कोई समस्या। जैसे देखो अपन निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे देखो हमने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, हमने बोला है 3 वोल्ट। L1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, आई है 30 सेंटीमीटर।
और हम मान के चलते हैं कि L2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो आई, हमने मेज़र की, जब पोटेंशियम यहाँ से मेज़र करके लाए तो उसकी वैल्यू अपने पास आई है कितनी, 40 सेंटीमीटर। क्या ये है 40 सेंटीमीटर। तो आखिरकार इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/30 इंटू 40, 0 से 0 गया था, तो ये रही तुम्हारे पास 4 वोल्ट। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तुम इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और मैंने एक क्या बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ जो बैटरी ले रहे हैं उसकी वैल्यू पहली वाली से ही ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी वाली से भी ज़्यादा होनी चाहिए। आखिरकार क्यों होनी चाहिए वो लॉजिक समझो। जैसे मान के चलो कि इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ये इसकी वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 12 वोल्ट। तो L1 की वैल्यू क्या आएगी, L1 की वैल्यू आएगी 120 सेंटीमीटर। और ये तो सिंपल सी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 100 मीटर, तो इस यहाँ कहीं भी तुम पता है इसको घुमाओगे ना जॉकी को, कहीं भी ये नल पॉइंट नहीं आएगा, मतलब कहीं भी करंट का फ्लो जीरो नहीं होगा। अगर बात समझ में आ रही है तो कोई परेशान नहीं होना, धीमे धीमे आएगी समझ में यार, इतना घबराना नहीं है, एकदम से नहीं घबराना है। अपन को बेसिक क्वेश्चन करेंगे धीमे धीमे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी कि आखिरकार इसकी वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि बैटरी की वैल्यू जो तुम सेल ले रहे हो उन दोनों सेलों की वैल्यू से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे, अगर मान लो कि इस E1 की वैल्यू बड़ी हो गई तो क्या होगा कि इसका डिफ्लेक्शन होना आएगा 120 पे, और 120 इसकी लेंथ नहीं होगी। क्या होगी, 120 लेंथ नहीं होगी। अब जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मतलब क्या हो सकता है कि तुम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं उस चीज़ को अपन को देखना है। देखो अरेंजमेंट तो अपना वही पुराना रहेगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि मान लो तुम्हारा ये बैटरी लगाई है तुमने, एक्सटर्नल बैटरी, यहाँ की है, यहाँ रियोस्टेट है, और ये रहा एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये वायर है, और अपन ने इसको ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया है। मेन कहानी तो इसको समझनी होती है। इस तरीके से अपन ने ले ली है। अब देखो दोबारा समझो, हमने वही मान के चल रहा है कि ये बैटरी ले रहे हैं हम, कितने की ले रहे हैं, 10 वोल्ट की, और इसकी लेंथ ले रहे हैं हम लोग कितना, 100 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो अभी अपन सिर्फ लगाते हैं इससे क्या, अभी इससे लगाते हैं हम क्या, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक चीज़ याद रखना कि ये पॉजिटिव सेम रहे, मतलब अगर ये इस साइड पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे सेम टू सेम अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अब कुछ बातें तुम्हें इस तरीके से याद रखनी, जैसे मान लो ये बैटरी लगाई तुमने इस तरीके से, तो मान लो कि ये कहीं जाके इस L1 पॉइंट पे क्या हुई, बैलेंस हुई। क्या हुई है, L1 पॉइंट पे हुई है बैलेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। तो आखिरकार बेसिकली तुम किस तरीके से लिखोगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 1 इक्वल टू KL1। कन्फर्म। और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E। और तुम क्या जानते हो कि K इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस बैटरी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर L। अपन सब बाद में पढ़ेंगे, अपन को उससे दिक्कत नहीं है।
अपन ने इस तरीके से इतनी कहानी पढ़ ली है। क्या करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। इतनी बेसिक सी बात समझ में आई है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके पैरेलल में एक लगाएंगे क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए लगाएंगे, ताकि उसमें से तुम्हें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल सके। इसे हमने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स इस बैटरी के किया किस में, पैरेलल में। और फिर जाके हमने इसी पोटेंशियोमीटर से मेज़र की तो मान लेते हैं कोई L2 लेंथ आई है। अपन को नहीं पता कि L2 बड़ी है कि L1 है, अपन ने निकाल ली कि L2 आई है। और हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के L2। ये पहली है, ये दूसरी है। देखो पहला स्टेप तो दोनों में सेम है, चाहे तुम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो चाहे अननोन निकालो, पहला तो अपना सेम है कि जनरल लो और उससे तुम मेज़र कर लो। फिर अपन क्या देखेंगे कि E1 अपॉन L1 इक्वल टू के और B अपॉन L2 इक्वल टू के। फिर देखोगे कि दिस B अपॉन L2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो, अगर तुम्हें बेसिक बातें याद हों किस चीज़ की, कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ए आर है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है बी, और मतलब इसके अक्रॉस होता है ना, ये पूरा इस बोर्ड बी होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू कैसे लिखते थे, आई आर प्लस आई छोटा आर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू आई आर प्लस आर। इसी तरीके से लिखते थे कि नहीं, वाला तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना, क्योंकि इसको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ये सिंपल सी बात रही है। और बी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वो होता है कि आई आर। ये था ना पोटेंशियल ऑफ आई आर, कन्फर्म। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 अपॉन बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिकली भी तुम्हारे पास यही आ रहा होगा कि इस तरीके से L1, और इसको जब चेंज करोगे तो इस तरीके से घुमा के ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव E1 इक्वल टू आर प्लस आर। वैल्यू चेंज सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू उठा के रखो, आई आर प्लस आर, आई आर इक्वल टू L1 L2। आई से आई कैंसिल, आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्या समझे, इतनी बेसिक बात तो समझ में आ जानी चाहिए। तो अपन ने क्या देखा, 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस चीज़ से हम देखते हैं कि आर अपॉन आर इक्वल टू L1 माइनस L2 माइनस 1, और करोगे आर अपॉन आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ये रहा तुम्हारे पास किस चीज़ का, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या रहा है, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो तुम एक चीज़ क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि L1 की वैल्यू L2 से बड़ी ही मिलेगी तुम्हें। क्यों मिलेगी बड़ी, क्योंकि अगर L2 की वैल्यू L1 से बड़ी हो गई तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और इसकी वैल्यू नेगेटिव मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो इतनी बेसिक बात समझ में आना। एक चीज़ तुम देखोगे कि जो L1 होगा ना, उसकी वैल्यू L2 से बड़ी ही तुम्हें ऑब्जर्व होगी। अब तुम कहोगे भैया कहानी तो सुन ली अपन ने बहुत, बिन क्वेश्चन करे हम मानेंगे नहीं।
तुम ऐसा करो, कुछ क्वेश्चन कराओ तो हम ये बात समझें कि तो हम तुम्हारी बात को समझें कि हाँ भैया आपने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है, कि आखिरकार हम पे क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे रामायण तुमने बहुत यूट्यूब पे देखी है, इतनी रामायण देखी कि इसलिए आपकी वीडियो तक आए हैं, और आप भी वही नौटंकी करोगे, पूरी थ्योरी पढ़ा के कहोगे बोलो सत्यनारायण की कथा की फलाना ढिकाना ढिमकाना जय हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कहोगे यार कुछ लॉजिक बताओ, कुछ क्वेश्चन कराओ, कुछ समझ में आए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कितनी आसान से करा सकते, तो हमें आप पे विश्वास होगा, ऐसे विश्वास नहीं होने वाला है। तो मैं कहूँगा बेटा इस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं CBSE के, कि आखिरकार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि आखिरकार हाँ जो भैया ने पढ़ाया वो सही पढ़ाया, कोई गलत नहीं पढ़ाया है। और मैं कह रहा हूँ कि जितना तुम फार्मूला पढ़ चुके, फार्मूले की तुम्हें कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। फार्मूले तो उनके लिए याद होते हैं जो मतलब जो कुछ नहीं तो फार्मूले लिख के आ जाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो मैं तुम्हें फुल लॉजिक कराऊंगा, तुम कहोगे भैया इसमें फार्मूले की क्या ज़रूरत थी, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे बेटा इस क्वेश्चन पे ज़रा करो कॉन्सेंट्रेट। इस क्वेश्चन में आखिरकार तुम्हें पता क्या निकालना है, E1/E2 का रेशियो निकालना है और E1 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या कहूँगा तुमसे कि जितनी भी चीज़ तुम पढ़ के आए हो सब भूल जाओ। क्वेश्चन इस तरीके से है, CBSE का पेपर CBSE में आया था कि लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB, मान लो कोई AB वायर है, इस हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब K की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, K की वैल्यू कांस्टेंट है। इससे अपन को कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। और क्वेश्चन कहता है कि इट्स लेंथ नल पॉइंट ऑफ द टू प्राइमरी सेल E1 ढमकाना, इस तरीके का क्वेश्चन है। और हम इस देखो मेन है कि इस क्वेश्चन को देख के हमें आंसर निकालना है। तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, तुम्हें बेसिक बातें याद रखनी है। देखो बेसिक बातें याद रखनी है कि जैसे बेसिकली सबसे पहले तुम निकालो कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसका तुम निकालो क्या इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमने क्या कहा था, अगर तुमने किसी देखना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, तो हमने देखा था कि जब ये दोनों अपोजिट में जुड़े हों कि ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ई नेट की जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वो आती है E1 - E2। क्या आती है, E1 - E2। और जब कॉम्बिनेशन हो कुछ इस तरीके का, क्या हो, कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ई नेट की वैल्यू आती है, क्या आती है, E1 + E2। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि जो जितना तुम पढ़ के आए हो सब भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो पोटेंशियोमीटर की मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इस तरीके का है। तो E1 नेट 1 हो लिख दो, इसको लिख दो E1 नेट 2 लिख दो। और तुम क्या जानते हो कि B = होता है KL। तो इसकी हेल्प से हम क्या जानेंगे कि E नेट 1 = KL की वैल्यू 120। ये पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन अब तुम लिखो, क्या लिखो, दूसरी इक्वेशन तुम लिखोगे E नेट 2 = K 300। ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो, और तुम इसकी वैल्यू क्या जानते हो, E1 - E2, और इसकी वैल्यू E1 + E2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 = 120 के, 1 2 = 300 के। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। 2E1 = 0 2 4 के, तो E1 की वैल्यू कितनी आई है, 420, 210 के। कन्फर्म है। एक बार इसी इक्वेशन को एक दूसरे से घटा दो, जब तुम घटाओगे तो क्या 1 2 = 120 के, 1 2 = 300 के, घटाओगे तो आएगी -2 E2 =
माइनस 180 के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 के। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बेसिक से अपन को ये चीज़ याद रखनी थी। इस काम से सारा कांड हो गया है। अब अपन को क्या निकालना, रेशियो निकालना है। तो लो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 210 के अपॉन 90 के से के कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 3, ये आ गया आंसर। अगर तुम उसी फॉर्मूले में उलझे रहते तुम फंस जाते पूरा। क्या फंस जाते? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कठिन था? तो यहाँ तक हम क्या देखते हैं कि हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया है। सिंपल सी क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन था वो था कि हमें L1 की वैल्यू निकालनी है। वो क्वेश्चन रीड करने में गलती हो गई थी कि मैंने सोचा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें L1 की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, देखो फॉर्मूले में रखो। क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि E1 इक्वल टू कितना है 210 के, और एक फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला है E1 इक्वल टू L1 के। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो, 1 अपॉन के से के कैंसिल, 210 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी आई है 210। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि L2 की वैल्यू क्या होगी, तो L2 की वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो कि आखिरकार कि इसका क्वेश्चन का मतलब था कि आखिरकार जो ये बैटरी बंद होगी कहाँ नल पॉइंट शो करेगी, तो ये करेगी 210 पे। कोई अगर इसके लिए पूछ ले कि ये कहाँ नल पॉइंट शो करेगी, तो मतलब L2 की वैल्यू, तो L2 की वैल्यू हो जाएगी 90। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी डाउट्स, काफ़ी कन्फ्यूजन आ गई होगी। पता है, घबराने का नहीं। अपन और धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या, हाँ कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसकी हम सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पिछली वाली वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन फ्री बता देता हूँ कि सेंसिटिविटी डिपेंड करती है पोटेंशियोमीटर के के पे। जितनी कम के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। क्या होगी, जितनी कम के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। और के की वैल्यू जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है रो आई अपॉन ए। एक फॉर्मूला इसका ए है और एक फॉर्मूला है के इक्वल टू बी अपॉन एल। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो, रो और ए की वैल्यू तो तब चेंज कर सकते हैं जब बायर चेंज करें। बिना बायर चेंज किए सिर्फ हम दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं, वो है कि आई पे। अगर हम आई की वैल्यू घटा देते हैं, किसकी हेल्प से, रियोस्टॉट होता है ना, उसकी हेल्प से हम आई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आई की वैल्यू घटाएंगे, के की वैल्यू घटेगी, के की वैल्यू घटेगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी ये है कि के की वैल्यू डिपेंड करती है इन लेंथ पे, कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियोमीटर की लेंथ होगी, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ होगी, उतनी कम सेंसिटिविटी होगी, उतनी कम के की वैल्यू होगी, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जितनी कम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग दूसरा वाला। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, मैं यहाँ भी कहूँगा कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो अपन ने अभी जो दो फॉर्मूले जो भी ड्राइव किए हैं उस इतने किए हैं ताकि एग्ज़ाम में तुम ड्राइव कर सको अगर क्वेश्चन पूछा जाए। अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे जनरल कॉमन सेंस से करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि तुम्हें अगर कुछ भी याद नहीं है पोटेंशियोमीटर का, तब भी तुम्हें कोई भी बात घबराने की नहीं है। बस पोटेंशियोमीटर का जो पहला लेक्चर है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। आर की वैल्यू है 480 ओम, इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। और मान लो कि हमने कोई यहाँ एक इलेक्ट्रोमोटिव मान लो बैटरी लगाई और यहाँ लगाया हमने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कुछ नहीं है, सिंपली डिफ्लेक्शन बताता है कि जहाँ नल पॉइंट शो करने लगता है। मान लो ये 600 सेंटीमीटर पे इसका नल पॉइंट डिफ्लेक्शन हुआ। समझे कि नहीं? ये रही इसकी वैल्यू। हम क्या देखते हैं कि ये जो लेंथ है इस वायर की, जो ए से लेके बी तक की है, ए से लेके जो बी तक की उसकी लेंथ है कितनी, 10 मीटर। 10 मीटर मतलब होता है कि 1000 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास वायर है, ये वायर है,
इसका रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास कितना है, वो है 12 ओम। कितना है, 12 ओम। हमने ये कहा कि इतने तरीके हमने बैटरी लगाई, इतना है। हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू निकाल ली है और हमें के पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहूँगा बेटा इसमें तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं लेनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बेसिकली किस तरीके से निकाली जाती है, सबसे पहले उस पर जोर दो। सबसे पहले उस पर जोर दो कि आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकलती कैसे है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ऐसे निकलती है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसकी लेंथ। मतलब बेसिक सी बात है कि हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ए बी अपॉन एल, इस वायर की लेंथ। इसी तरीके से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम पूरी तरीके से वैल्यू पता कर लोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला अगर तुम्हें दिमाग लगाना है कि हम इसकी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने तरीके से कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ए देखो, इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो कि मान लो तुम्हारे पास ये 5 वोल्ट का बैटरी है। इसको अपन एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इस पूरे को अपन रेजिस्टेंस मान लिया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। तो हम निकालेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर नेट की वैल्यू हो जाएगी 490। तो हम लगाएंगे B इक्वल टू आई आर। B की वैल्यू कितनी है 5, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू निकालेंगे 490। तो तुम I की वैल्यू क्या निकालोगे, I की वैल्यू आएगी 5/490। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सॉरी एक बात याद रखना, ये इसकी 10 नहीं है 20 है, ये 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/500.01 एम्पियर। कितनी है 0.01 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है 0.01 एम्पियर। अब हो गई है। अब तुम निकाल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BAB। तो BAB क्या होगा, सिंपल सा है कि जो रेजिस्टेंस है ए से लेके B तक का रेजिस्टेंस इनटू इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो BAB की वैल्यू अपन को निकालनी है। RA की वैल्यू तुम्हें पता है, B से I की वैल्यू तुमने अभी निकाली 0.01। तो कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.2 वोल्ट। कितना है 0.2 वोल्ट। समझे कि नहीं, बेसिक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। कितनी है, BAB की वैल्यू है 0.2 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे अगर 5 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे वैल्यू होगी 4.8 वोल्ट। क्या होगी 4.8 वोल्ट। कन्फर्म है। देखो हमने क्या बोला है, K इक्वल टू BAB अपॉन L 0.2। L की वैल्यू बोलो, L की वैल्यू डिपेंड करती है तुम मीटर में लो, सेंटीमीटर जो भी लो। हम बेसिकली ले रहे हैं सेंटीमीटर में, कैलकुलेशन चल रही है सेंटीमीटर में। तो K की वैल्यू तुम निकाल के लाओगे वो आएगी 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितनी है 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो K की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो ये क्या है, V इक्वल टू के एल इक्वल टू K की वैल्यू 0.0002, L की वैल्यू 600। तो अब तो देखो कितनी आसान तरीके से निकाल ली है। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.12 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए।
अगर यहाँ तक भी नहीं आया तो फिर तुम्हें अपना दिमाग का परीक्षण करवाना चाहिए। अगर तुम सारी वीडियो देख चुके हो फिर भी नहीं आ रहा समझ में और कई बार रिवाइज कर चुके हो, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास मिलना चाहिए जो इंसानों का इलाज करता हो, ना कि जानवरों का। तब समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक बात समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में कठिन लगते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है बोर्ड में क्वेश्चन आने की। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कम से कम 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, और इसको अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा लाइफ जिंगा लाला। देखो ऐसे समझते हो हम। क्वेश्चन है CBSE का कि मान लो तुम्हारे पास ये बैटरी है, एक यहाँ लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये रहा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को वायर को उसने रेजिस्टेंस के फॉर्म में इस तरीके से शो कर दिया है। ये रहा, ये है A से लेके V तक का, ये है 12 वोल्ट, ये है 15 ओम। अब देखो आखिरकार ये सेकंड सर्किट है, उसमें कुछ कहानी इस तरीके से है। देखो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो डिफ्लेक्शन बताता है। जब नल डिफ्लेक्शन हो जाता है तब मान के चलते हैं कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब होता है कि ये जो करंट यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो करंट इसमें नहीं जा रहा है, पूरा करंट इसमें जा रहा है। और ऐसा है और ऐसा है। ये रहा 0.3 ओम, 1.2 ओम और ये रहा 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ये बोर्ड में आ जाए तुम्हारे। देखो क्वेश्चन है कि आखिरकार जो AB है, ये है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, कन्फर्म है। और इस वायर का जो AB है, इस वायर का रेजिस्टेंस है कितना, 10 ओम। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमें निकालना है K की वैल्यू निकालनी है और AO की लेंथ निकालनी है। कब निकालनी है, जब ये हो नल नो डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो कि यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, ना ही कोई करंट यहाँ आ रहा है। सिंपल सा मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर बैटरी है और कंप्लीट सर्किट है तो यकीन मानो वहाँ करंट फ्लो होगा। तो आखिरकार मतलब करंट ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ से आएगा, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ से आएगा, लेकिन इसके अंदर करंट घूम सकता है। देखो सबसे पहले जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए वही पुराने क्वेश्चन की तरह कि आखिरकार पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो तुम्हें निकालना है K = BAB/L। मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। गलती एक ना कर देना, कोई बच्चे सोच लेते हैं कि जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ऐसा होता। क्या समझे? तो ऐसा होता। चलो हम करते हैं क्वेश्चन। हम इतना पूरा सर्किट भूल जाते हैं। हमारे पास रहा इतना कि इसका 10 ओम है रेजिस्टेंस, ये 10, 15, 12 निकालो करंट। I = क्या हो जाएगा, V2/R। 15 + 10 2/25। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? तो I की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 0.08 एम्पियर। अब हमने BAB कैसे निकालोगे? BAB का फॉर्मूला है I × R। I की वैल्यू 0.08, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू तुम्हारे पास है 10 ओम, तो वैल्यू हो जाएगी 0.8 वोल्ट। तो K की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? K = जो हो जाएगा 0.8/L। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम इसे मीटर में लेना चाहते हो कि सेंटीमीटर। तो जनरली लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि आखिरकार ये जो लेंथ निकलेगी सेंटीमीटर में ईजिली निकल आएगी, मतलब आसान अच्छी लगेगी, निकल तो दोनों में आएगी। 100
तो के की वैल्यू जो देखने को मिलती है वो मिलती है 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इतना आधा क्वेश्चन तो हो गया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड क्वेश्चन, कि दिमाग तुम्हें लगाना है यहीं से। तो बेसिकली दिमाग लगाना स्टार्ट होना यहीं से, कि हमें निकालना है कि जो हमें निकालना है ए ओ, मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मेन दिमाग तुम्हें यहाँ लगाना। अब सोचो इसको कैसे निकाल सकते हो, समझे कि नहीं? इसको हम कैसे निकालेंगे? एक बात पता होना चाहिए कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, और जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हमें मान के चलते ए डैश और इसे मानते हैं ओ डैश। तो हम मान के चलते हैं कि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल ए डैश पे है, तभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो करंट फ्लो हो जाता। और सेम टू सेम बोलते हैं कि जितना पोटेंशियल ओ पे है उतना ही पोटेंशियल ओ डैश पे है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल निकाल दें कहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ए डैश ओ डैश, जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा उतनी पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो पूरा कंसंट्रेट करो इस पे, क्वेश्चन पे। अब मेन दिक्कत है अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल डालो। देखो यहाँ लगाएंगे हम क्या, किरचॉफ लॉ। क्या लगाएंगे? किरचॉफ लॉ। देखो कई तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कई तरीके से किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, जो तुम्हें लगाना वैसे लगा लेना। इतना तुम पूरा सर्किट अलग निकाल लो। तुम्हारे पास सर्किट कैसा है, 1.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है, ये 0.3 है, ये 12 है, ये 1.5 है। तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ, 1.5 अपॉन 1.2 प्लस 0.3, तो आई की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही, 1 एम्पियर। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें करंट की वैल्यू हो रही है 1 एम्पियर फ्लो, जबकि यहाँ से करंट की वैल्यू जो फ्लो हो रही है वो हो रही है 0.8, मतलब इसमें से फ्लो हो रही है 0.08 एम्पियर। ये दिमाग में ना लगा लेना कि 1 एम्पियर इसमें हो रही तो 1 एम्पियर इसमें नहीं, इसमें हो रही है 1 एम्पियर, और जबकि इसमें करंट की वैल्यू हो रही है 0.08 एम्पियर। कन्फर्म है? देखो तो तुम चाहे इस टर्मिनल को ले लो चाहे इस टर्मिनल को ले लो। देखो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक दूसरे को तो पैरेलल सी दिख रही है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप एट 0.3 ओम। कैसे निकालोगे, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 0.3, तो कितनी आई है 0.3। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए ओ है, जो वो वैल्यू है 0.3 वोल्टेज। कितनी है, 0.3 वोल्टेज। अब तुमने 0.3 वोल्टेज निकाल ली है, तो अब तुम इसकी लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए की वैल्यू आ गई है कितनी, 0.3 वोल्ट, और तुम जानते हो कि वोल्टेज इक्वल टू के इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन के। वी की वैल्यू कितनी है 0.3, के की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, के की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू तुम निकाल के लाओगे 37.5 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो इस क्वेश्चन को अपन ने किससे किया है, इस अलग मेथड से भी कर सकते थे। इसको बोलते हैं नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस वो तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब तुम क्या करोगे, किरचॉफ लॉ को क्वेश्चन अच्छे से करोगे।
हम बार बार तुमसे कह रहे हैं किरचॉफ लॉ पे और ओम्स लॉ पे कमांड पालो। मैं कहता हूँ सिर्फ किरचॉफ लॉ पे कमांड पालो, तुम्हें इतना मस्त ये टॉपिक लगने लगेगा जिसको कोई हद नहीं है। इलेक्ट्रिकल से तुम्हें प्यार हो जाएगा, इतना इतना आसान बन जाएगा। उस किरचॉफ लॉ को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो पहली वीडियो किरचॉफ लॉ की बताई थी, वो वीडियो एक बार देख लेना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और फिर रहते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लगाओ बिंदास तरीके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।